सहायक संधि प्रणाली और उसके प्रमुख प्रावधान। यह घेरे की नीति का विस्तार थी। वैसे तो इसका आरंभिक रूप डुप्ले और रॉबर्ट क्लाइव एवं कॉर्नवालिस की नीति से मिलने लगा था, लेकिन इसके औपचारिक रूप में प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड वेलेस्ली को दिया जाता है। तो डुप्ले और रॉबर्ट क्लाइव और कॉर्नवालिस की नीति में इसको स्वरूप मिलने लगा था, लेकिन औपचारिक रूप से लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको स्वरूप दिया। इसके प्रावधान थे कि संबंधित राज्य में एक ब्रिटिश रेजिमेंट की स्थापना की जाए, उसके खर्चों का वहन राज्य करेगा। एक ब्रिटिश रेजिमेंट की स्थापना की जाना था और जिसकी सहायता से विदेश नीति का संचालन होता था। तो विदेश नीति के लिए ब्रिटेन ही प्रयोग करेगा। बिना ब्रिटेन कंपनी की अनुमति के कोई विदेशी को सेवा में नहीं लिया जा सकता था। किसी भी विदेश से सेवा नहीं ली जा सकती। वैसे तो कंपनी को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं थी, परंतु व्यवहार में इसका उल्लंघन किया गया था। तो व्यवहार में इसका उल्लंघन हुआ था। फिर है सहायक संधि प्रणाली ने भारत में ब्रिटिश कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित कर दी। तो इसका परीक्षण करना है कि सहायक संधि नीति आई तो ब्रिटिश का सर्वोच्चता स्थापित है। उपयुक्त कथन ब्रिटिश साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। ब्रिटिश साम्राज्यवादी लेखन ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि ब्रिटिश ने बेखबरी के दौर में भारत को जीत लिया, परंतु यह कथन परीक्षण करने पर दूसरा ही निष्कर्ष निकलता है। यद्यपि ये सही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन लंदन में हुआ तो उसे पूर्वी व्यापार का चार्टर मिला था, तब उसके समक्ष भारत जीतने का ना तो कोई योजना थी और ना ही कोई अनुकूल परिस्थिति थी, क्योंकि भारत में मुगल साम्राज्य जैसा बड़ा साम्राज्य स्थापित था। परंतु निम्न कारण थे जिसके कारण राजनीतिक उसकी महत्वाकांक्षा जगी और सैनिक विजय की ओर उसने तैयार हो गई है। मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात राजनीतिक शून्य की स्थिति उत्पन्न होने लगी। कंपनी द्वारा लंदन से कीमती धातु के आयात के विकल्प के रूप में भारत के संसाधन प्रयोग करने का प्रयोग हुआ, ताकि भारत के धन से भारतीय वस्तुओं को खरीदा जा सके। फिर प्लासी और बक्सर के पश्चात बंगाल की दीवानी मिल गई, दीवानी प्राप्त हुई और कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और भी बढ़ गईं। तो फिर कभी घेरे की नीति और कभी विलय के माध्यम से कंपनी विस्तार करती रही और 19वीं सदी तक ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया। उपरोक्त आधार पर यह मानना कठिन है कि ब्रिटेन ने बेखबरी के दौर में भारत को जीत लिया था। तो ये मानना कठिन है। वह प्रशासनिक नीति। तो प्रशासनिक नीति किस तरह प्रभावित थी? तो इस काल में प्रशासनिक विशेषताएं थी कि ब्रिटिश कंपनी प्रशासनिक संरचना में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाना चाहती थी, ताकि उसका उत्तरदायित्व सीमित रहे। इसलिए कंपनी ने मुगल प्रशासनिक ढांचे को कुछ परिवर्तनों के साथ बनाए रखा। अगर इस काल में कंपनी ने कुछ सुधार में रुचि दिखाई तो केवल राजस्व और कानून व्यवस्था में, तो राजस्व व्यवस्था में और कानून व्यवस्था में बस रुचि दिखाई। इसका कारण था दीवानी न्याय और राजस्व न्याय से जुड़ा होना। अब गवर्नरों का काल आया, इसमें गवर्नर आए तो रॉबर्ट क्लाइव और बैलेस्टर और कार्टियर ये आए। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली क्या थी और उसका क्या मतलब, बंगाल में जो द्वैत शासन था वो क्या था? तो द्वैत शासन से तात्पर्य बंगाल के प्रशासन में कंपनी की दोहरी भूमिका, दूसरे शब्दों में कंपनी की दीवानी की शक्ति अंतर था। यानी कंपनी बंगाल में द्वैत शासन का मतलब कि कंपनी की दीवानी उसे मिल गई थी दीवान राजस्व वसूल करने की, लेकिन निजामत यानी प्रशासन का अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। यानी प्रशासन उसने प्रत्यक्ष रूप से हाथ में नहीं लिया, राजा को बिठाए रखा था। प्रशासन के संचालन में ब्रिटिश कंपनी ने एक उप नवाब के पद का सृजन किया था और नवाब की शक्ति छीनकर उप नवाब के पद में निहित कर दी थी, परंतु इस पद पर उसी की नियुक्ति की जाती थी जिसकी नियुक्ति की अनुशंसा कंपनी के द्वारा की जाती थी। इसका अर्थ है कि वास्तविकता जो थी वो कंपनी के पास आ गई थी। उत्तरदायित्व के बिना शक्ति बड़ी खतरनाक सिद्ध हुई, यानी उनके पास उत्तरदायित्व नहीं था, शक्तियाँ आ गई थी। इस कारण बंगाल में भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिला। उनका भयानक परिणाम था 1770 ईस्वी के दशक का अकाल। बंगाल की लगभग 1/3 जनसंख्या इसमें नष्ट हो गई, अकाल के कारण मर गई।
अब है वॉरेन हेस्टिंग जब आया तो उसने भू राजस्व सुधार किए। तो प्रस्तावित फार्मिंग प्रणाली अर्थात नीलामी में उच्चतम बोली लगाने वाले को राजस्व संग्रह करने का अधिकार दिया गया। जो उच्च बोली लगाता था उसने उसे राजस्व संग्रह करने का अधिकार दिया। न्यायिक सुधार किया इसने, भू राजस्व सुधार किया और न्यायिक सुधार। न्यायिक सुधार में जिला फौजदारी और सिविल कोर्ट। तो मुस्लिम कानून को आपराधिक न्याय से लागू किया गया, यानी मुस्लिम कानून जो थे को आपराधिक न्यायालय में लागू किया गया, यानी अपराध के नियम ब्रिटिश के अनुसार। जबकि हिंदुओं के लिए हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून बनाए रखे गए। और विधि संग्रह के रूप में जो विधि संग्रह के रूप में कोड ऑफ और जेंटू लॉज और कोल ब्रुस डाउटेज आदि का संग्रह किया गया। कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत और मुर्शिदाबाद में सदर फौजदारी अदालत, तो मुर्शिदाबाद में फौजदारी अदालत, कलकत्ता में दीवानी अदालत स्थापित की गई। फिर वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा हिंदू और मुस्लिम कानूनों को संहिताकरण किया गया। तो हिंदू कानून जो थे और मुस्लिम कानून थे उनको लिखित रूप दिया गया। मुस्लिम कानून हिंदू कानून को संहिताबद्ध किया गया। अब है क्वेश्चन कि यह कहना कहाँ तक सही होगा कि भारत में क्लाइव यद्यपि अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक था, तो वहीं वॉरेन हेस्टिंग उसका प्रशासनिक अजेयता, मतलब प्रशासन में उसने विजयता प्राप्त की थी वॉरेन हेस्टिंग ने। तो ब्रिटिश शासन की स्थापना एवं संग्रह में रॉबर्ट क्लाइव, तो ब्रिटिश शासन जब स्थापित हुआ तो उसमें रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग की भूमिका पर विशेष बल दिया जाता है। परंतु गौर से देखने पर ज्ञात होता है कि रॉबर्ट क्लाइव की कंपनी के शासन का संस्थापक था, जबकि प्रशासन की स्थापना की भूमिका वॉरेन हेस्टिंग ने निभाई। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था उसने कहा कि कंपनी का संस्थापक था, लेकिन प्रशासन की जो स्थापना थी वॉरेन हेस्टिंग ने की। रॉबर्ट क्लाइव ने कर्नाटक और प्लासी की सफलता तथा बंगाल की दीवानी, तो रॉबर्ट जो क्लाइव था उसने क्या किया, कर्नाटक और प्लासी की युद्ध जीते, उसकी सफलता तथा बंगाल की दीवानी भी प्राप्त कर कंपनी की नींव डाली थी उसने। तो कर्नाटक युद्ध जीता था, प्लासी युद्ध जीता और दीवानी प्राप्त कर ली थी और प्रशासन की नींव डाली थी। किंतु बंगाल का प्रशासन अपने हाथों में लेने का साहस लेने का साहस नहीं दिखाया, बदले में उसने द्वैध शासन स्थापित किया था। दूसरी तरफ वॉरेन हेस्टिंग ने आरंभिक संगठनकर्ता की भूमिका निभाई। उसने 1772 में द्वैध शासन समाप्त कर दिया। द्वैध शासन यहाँ समाप्त हो रहा है और प्रशासन अपने हाथ में ले लिया वॉरेन हेस्टिंग ने। इसमें राजस्व सुधार के क्रम में चुंगी वसूली को संगठित एवं मानकीकृत किया। चुंगी वसूली जो थी उसको एक निश्चित दिया गया रूप। उसी प्रकार न्याय व्यवस्था के सुधार के क्रम में, न्याय व्यवस्था सुधारनी थी तो न्याय व्यवस्था के सुधार के क्रम में उसने दीवानी और फौजदारी न्यायालय और जिला सदर अदालतों की स्थापना की और विधि संग्रह का कार्य किया, यानी विधि बना दिए। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस आया, यहाँ क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव था यहाँ और वॉरेन हेस्टिंग था। अब कॉर्नवालिस आएगा। कॉर्नवालिस 66 और 93 के बीच आएगा, 1866 से 93 की। जो उद्देश्य इसका था भारत में नियंत्रण को बढ़ावा देना, ब्रिटिश नियंत्रण को बढ़ावा देना, कि ब्रिटिश का नियंत्रण अच्छा हो। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में किन सुधारों को लेकर आए थे? तो इनका पहला, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व सुधार किया, वॉरेन हेस्टिंग ने भी भू राजस्व सुधार किया था, इनने भी। तो उन्होंने बोली लगाना प्रारंभ किया था। ये स्थायी बंदोबस्त लेकर आया 1793 में। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लेकर आए। इसकी विशेषताएं क्या थी स्थायी बंदोबस्त की?
कि जमींदारों को भूमि का स्वामी घोषित किया गया था, जबकि किसानों को रैयत के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, यानी जमींदार भूमि का स्वामी बन गया था। और सरकार ने जमींदारों द्वारा देय भू राजस्व की राशि हमेशा के लिए निश्चित कर दी थी। तो निश्चित हो गई थी भू राजस्व की राशि कितनी सरकार को मिलती रहेगी, जमींदार कितना ही वसूलें। सूर्यास्त कानून के अंतर्गत यदि जमींदार अपनी बकाया राशि सूर्य के समाप्त समय तक भुगतान नहीं कर पाता है तो जिला कलेक्टर द्वारा उसकी जमीन जब्त कर ली जाती थी और इसी तरह कर ली जाती थी और उसी की नीलामी कर दी जाती थी। यदि रैयत निश्चित समय पर भू राजस्व की राशि का भुगतान जमींदार को नहीं करता था तो जमींदार द्वारा उसकी चलाचल संपत्ति की नीलामी की जा सकती थी। फिर सामुदायिक भूमि, समुदाय की भूमि थी तो वो जमींदार की निजी स्वामित्व में रखी गई थी समुदाय की भूमि। तो स्थायी बंदोबस्त था। स्थायी बंदोबस्त का उद्देश्य क्या था? तो राजस्व संग्रह को स्थायी करना, कितना राजस्व तो मिलता ही रहेगा। राजस्व संग्रह की अपेक्षा सरल और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना, राजस्व संग्रह है उसको भ्रष्टाचार मुक्त बनाना कि जितनी वसूल करेंगे तो हमें तो निश्चित राशि मिलेगी। फिर कृषि को बढ़ावा देना, बंगाल में ब्रिटिश की अनुकूल एक वर्ग तैयार करना, तो ब्रिटिश शासन के अनुकूल एक वर्ग तैयार करना। फिर मूल्यांकन है कि कॉर्नवालिस के उद्देश्यों को केवल आंशिक रूप से सफल रहा। कॉर्नवालिस का उद्देश्य था केवल आंशिक रूप से सफल रहा। पुलिस सुधार, आधुनिक थाना प्रणाली की स्थापना हुई। तो आधुनिक थाना प्रणाली की स्थापना हुई। न्यायिक सुधार, दीवानी और फौजदारी न्यायालय का पदानुक्रम स्थापित किया गया। तो दीवानी और फौजदारी न्यायालय का पदानुक्रम स्थापित किया गया। दीवानी अदालत, तो दीवानी अदालत दो थी, उसमें किंग इन काउंसिल, सदर दीवानी अदालत, प्रांतीय अदालत, जिला न्यायालय, किंग काउंसिल, सदर दीवानी, प्रांतीय न्यायालय, जिला न्यायालय और रजिस्ट्रार की अदालत और मुंसिफ अदालत, इस तरह की ये दीवानी अदालत थी। फौजदारी अदालत में सदर निजाम अदालत, सर्किट अदालत, जिला न्यायालय अदालत, ये जिला न्यायालय था। फिर सिविल सेवा, तो उसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। 1793 में कॉर्नवालिस संहिता के आधार पर जिला कलेक्टर से न्यायिक शक्ति ले ली गई थी और उसके पास केवल राजस्व का अधिकार रहने दिया। तो अब न्यायिक शक्ति ले ली गई और मतलब सिविल सेवा का जनक था ये। न्यायिक शक्ति और राजस्व शक्ति अलग अलग हो गई और राजस्व का अधिकार रहने दिया। उसके वेतन और अन्य सुविधाओं को बढ़ा दिया गया। तो इस तरह स्थायी बंदोबस्त की संरचना को स्पष्ट करते हुए उसके प्रभाव को दर्शाना है कि स्थायी बंदोबस्त का क्या प्रभाव पड़ा, संरचना कैसी थी। तो स्थायी बंदोबस्त की महत्वपूर्ण विशेषताओं में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमीन को भूमि का स्वामी, जमींदार जो था उसको भूमि का स्वामी बना दिया था और किसान को अधीनस्थ रैयत में परिवर्तित किया, यानी उनके जमींदार के नीचे अधीनस्थ के रूप में रहने के लिए बना दिया था। भूमि को विक्रय योग्य बना दिया था। सामुदायिक संपत्ति को जमींदार के स्वामित्व में रख दिए गए थे। जो समुदाय की भूमि थी वो जमींदार का अधिकार हो गया था उस पर। फिर 1793 में सूर्यास्त कानून के अनुसार यह प्रावधान था कि निश्चित तिथि से सूर्य तक जमीन अगर भू राजस्व नहीं चुकाता है तो उसकी पूरी जमीन नीलाम कर दी जाएगी जमींदार की। उधर रैयत के विरुद्ध जमींदार को यह अधिकार दिया गया था कि अगर वह निश्चित तिथि तक रैयत की जमीन को भू राजस्व की रकम चुका नहीं करता तो जमींदार उसकी चलाचल संपत्ति दोनों पर कब्जा कर सकता था। फिर बंगाल के कृषक समाज पर इसका घातक प्रभाव पड़ा। तो बंगाल में था तो बंगाल के किसान पर घातक प्रभाव पड़ा। देखा जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल के कृषक समुदाय पर एक प्रकार की सामंती व्यवस्था स्थापित कर दी थी। तो क्या बंगाल का स्थापत्य बंदोबस्त मूलतः वाणिज्य पूंजीवाद के हिस्से प्रेरित था। तो यद्यपि स्थायित्व बंदोबस्त आरंभ होने के पीछे अन्य कारण भी उत्तरदायी थे, परंतु निश्चित ही वाणिज्य पूंजीवाद से प्रेरित था। बंगाल में वाणिज्य पूंजीवाद की दो प्रमुख जरूरतें थीं। तो व्यापार में निवेश के लिए बड़ी रकम नियमित रूप से प्राप्त होती रहती थी और कंपनी के व्यापार में वृद्धि की भी प्रचुर मात्रा में
कंपनी का व्यापार होता है तो व्यापार में वृद्धि की प्रचुर मात्रा में व्यापारिक वस्तुएं उपलब्ध हों। तो स्थायी बंदोबस्त ने दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया, जिसके तहत कंपनी को निश्चित निवेश के लिए प्रति वर्ष एक निश्चित रकम प्राप्त होती थी। तो निश्चित रकम तो प्राप्त हो रही थी। दूसरी उम्मीद यह थी कि चूंकि कृषि के विकास का लाभ जमींदार को मिलना था, अब कृषि जितनी विकसित होगी उतना टैक्स वसूलेगा, तो जमींदार को मिलना था कृषि के विकास का लाभ, इसलिए जमींदार कृषि के क्षेत्र में निवेश करेगा और इससे व्यापारिक वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ जाएगी। लेकिन यह दूसरी बात है कि कंपनी के लक्ष्य पूरा नहीं हो सका, परंतु स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य वाणिज्य और पूंजीवाद के हितों से सुरक्षित करना था, यानी अपने व्यापार को सुरक्षित करने के हित में ही थी वो नीति पूरी। अब इनकी आर्थिक नीति क्या थी वाणिज्य व्यवस्था में? तो इस काल में ब्रिटेन कंपनी के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल दिया गया था, यानी उपनिवेश के लाभ को अपने हित में करने के लिए बदल दिया गया था। भारत से ब्रिटेन की ओर धन की निकासी का उद्भव हुआ। बंगाल में हस्तशिल्प उद्योगों में गिरावट आ गई। तो ब्रिटिश कंपनी ने अपने व्यापारिक एजेंट यानी गुमशतों के माध्यम से बंगाल के कारीगरों पर कड़ा नियंत्रण स्थापित किया। तो बंगाल के जो कारीगर थे उन पर कड़ा नियंत्रण स्थापित किया। धन की निकासी क्या तात्पर्य? तो धन की निकासी से तात्पर्य आय की तुलना में निर्यात को अधिक कर देना, यानी आयात हो नहीं रहा है और निर्यात भारत का पैसा बाहर जाना, भारत से बाहर अधिशेष रकम का हस्तांतरण है। दूसरे शब्दों में पहले ब्रिटिश कंपनी के द्वारा भारत में वस्तुओं को खरीदने के बदले में कंपनी द्वारा चांदी और सोने के रूप में कीमती धातु लाई जाती थी मतलब भारत में, परंतु बंगाल की दीवानी प्राप्त होने के पश्चात दीवानी से वसूल की गई रकम जो थी भारत की रकम थी, वो एक बड़ा भाग ब्रिटिश कंपनी द्वारा व्यापार में निवेश की जाने रही थी, यानी व्यापार उन्होंने उसी पैसे से किया और ब्रिटेन से किसी धातु का आना लगभग बंद हो गया। इसका अर्थ है कि अब वस्तुएं भी भारत की और रकम भी भारत से इकट्ठा किए जाने लगी थी। तो इस तरह सामाजिक नीति क्या थी? तो कंपनी ने सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करने में रुचि नहीं दिखाई। तो समाज में हस्तक्षेप उन्होंने नहीं किया, उन्हें तो अपना व्यापार चलाना था। उसने भारत की पारंपरिक सामाजिक संरचना को बनाए रखा, जैसी समाज संरचना थी वैसे ही बनाए रखा। सांस्कृतिक नीति थी क्या? तो उपनिवेशवाद के व्यावसायिक चरण की मांग सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में पारंपरिक संरचना को बनाए रखने की थी, यानी संस्कृति भी बनी रहने दो, पारंपरिक जैसी है। इसलिए इस अवधि के दौरान एक विचारधारा के रूप में प्राच्यवाद को बढ़ावा दिया गया। प्राच्यवाद ने भारत की प्राचीन संस्कृति की महिमा मंडन किया, यानी प्राचीन संस्कृति को अच्छा बताया कि सही है आपकी, तो प्राचीन संस्कृति का महिमा मंडन किया और इस बात पर बल दिया कि यद्यपि भारतीय संस्कृति प्राचीन संस्कृति से अलग है, यानी पश्चिम की संस्कृति से अलग है, परंतु उसमें निम्न नहीं है, यानी नीची नहीं है। अब है ब्रिटिश सरकार का मानना था कि भारत प्रशासन भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप होना चाहिए, यानी भारत का जो शासन है उसी के परंपराओं के भारत के अनुसार होना चाहिए। इस चरण में मुस्लिम और हिंदू कानूनों के संहिताकरण का प्रयास किया गया, इसलिए हिंदू कानून बनाए गए और मुस्लिम के अनुसार मुस्लिम कानून उनका संहिताकरण किया गया। कलकत्ता, मद्रास और बनारस में संस्कृत कॉलेज जैसे शिक्षा संस्थानों की नींव डाली 1771 में थे 1781 में। कलकत्ता में 1781 में, बनारस 1791 में। तो इस तरह से इनका रहा। फिर 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम की पृष्ठभूमि क्या थी? तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम की पृष्ठभूमि कारण क्या थे, क्यों आया? तो ब्रिटिश समाज के प्रभावशाली वर्ग यानी नई व्यापारिक कंपनियां, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के जो प्रभावशाली वर्ग नई व्यापारिक कंपनियां थी, एक अधिकार का विरोध कर रही थी और इसका उनका मानना था कि भारत से प्राप्त आर्थिक लाभ उन्हें भी हिस्सा मिलना चाहिए। तो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मालिक थे वो ब्रिटेन में वो भी चाहते थे कि उन्हें भी यहाँ आने दिया जाए। तो ब्रिटेन में मुक्त व्यापार के समर्थन
कंपनी एक अधिकार का विरोध कर रहे थे। तो ब्रिटेन के जो व्यापारी वो एक समर्थन इसका विरोध कर रहे थे, एक अधिकार का विरोध कर रहे थे। भारत से लाए गए धन ने ब्रिटिश राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार को बल प्रदान किया था। यानी यहाँ के लोग पैसे कमा के वहाँ जाते थे और भ्रष्टाचार मचाते थे, क्योंकि संसद की सीटें खरीदी जाने लगी थी। तत्कालिक कारण क्या थे? तो तत्काल में कारण बना कि 1772 ईस्वी में आर्थिक घाटे से परेशान होकर ब्रिटिश कंपनी ने ब्रिटिश सरकार को कर्ज के लिए अर्जी दी। तो ब्रिटिश की जो कंपनी थी, ब्रिटेन कंपनी, ब्रिटिश सरकार को कर्ज के लिए उन्होंने अर्जी दी कि थोड़ा कर्जा दे दो। मतलब ब्रिटिश संसद के लिए आश्चर्य का विषय यह था कि जब कंपनी निर्धन है तो कंपनी के अधिकारी कैसे धनवान हो गए। कंपनी निर्धन चल रही हो और उनके अधिकारी धनवान हैं। तो महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें किए गए। फिर इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने पहली बार कंपनी के मामलों में सीधे हस्तक्षेप किया, अर्थात प्रत्येक वर्ष कंपनी को अपनी आर्थिक, वित्तीय और सैनिक विवरण, आर्थिक का विवरण देना होगा, वित्त यानी पैसे का, और सैनिक का। तो आर्थिक, वित्त और सैनिक विवरण ब्रिटिश संसद को प्रस्तुत करना होगा हर वर्ष। तो लंदन में डायरेक्टर्स की संख्या 18 से बढ़ाकर 24 कर दी। जो डायरेक्ट कर रहे थे कंपनी को, उसकी संख्या 24 कर दी। और बंगाल, दूसरा है कि बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाए जाने लगा। तो बंगाल का पहला गवर्नर, जो पहले गवर्नर कहलाता था, अब वो गवर्नर जनरल कहलाए जाने लगा। और उसे मद्रास, बम्बई स्थित ब्रिटिश अधिकारियों को अधिरक्षण का भी अधिकार, यानी बम्बई के और मद्रास के जो अधिकारी थे उन पर नियंत्रण उसने अपना कर लिया। गवर्नर जनरल बन गए। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया, यानी 4 सदस्य की परिषद होगी उसकी सहायता के लिए। उसे मुद्दे पर परिषद के सदस्यों की मतभेद की स्थिति में गवर्नर जनरल निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। तो चारों में से सदस्य में से वो निर्णायक मत देगा। इस अधिकार के आधार पर कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और इस कोर्ट की अधिकारिता कलकत्ता तक सीमित थी। तो कोर्ट की अधिकारिता कलकत्ता बस तक सीमित थी और सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आदेश पर। पिट्स इंडिया एक्ट, यानी 1773 के बाद 1784 में आया जी। इसका उद्देश्य कारण क्या था? तो इसका उद्देश्य रेगुलेटिंग अधिनियम की त्रुटियों, जो 73 में आया था, उसकी त्रुटियों को दूर करना था। भारत में ब्रिटिश कंपनी की गतिविधियों पर ब्रिटिश संसद का बेहद नियंत्रण स्थापित करना था। तो ब्रिटिश संसद का बेहतर नियंत्रण स्थापित हो जाए कंपनी पर, ब्रिटिश की कंपनी पर, तो इसलिए आया था। 73 ऐसा क्या हुआ था कि 1783 में पेरिस संधि के आधार पर ब्रिटेन ने अपने पुराने साम्राज्य यानी अमेरिका को खो दिया था। अतः इस एक्ट का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश के लिए नए, तो भारत ने क्या है, ब्रिटेन के लिए एक नए साम्राज्य की स्थापना करना था। उन्हें एक नया साम्राज्य बनाना था भारत में। तो महत्वपूर्ण प्रावधान थे कि भारत में कंपनी को दोहरे नियंत्रण में रखा जाए, कंपनी पर दोहरा नियंत्रण लगाया जाए, अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यह एक 6 सदस्यीय परिषद थी। तो अब इसमें 6 सदस्य हो गए थे। 6 सदस्य थी बस, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो ब्रिटिश संसद के प्रतिनिधित्व करती थी, ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए थे। अब गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्यता की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी। गवर्नर जनरल पहले शुरुआत में 4 थे और अब उन्हें 3 कर दिया, ताकि काउंसिल के समानांतर गवर्नर जनरल की स्थिति मजबूत हो जाए। तो ये सुधार कर दिया। फिर मद्रास, मुंबई स्थित ब्रिटिश क्षेत्रों को बंगाल के अधिक्षरण में लाया गया था, अर्थात युद्ध, कूटनीति और वित्त के मामले क्षेत्रीय गवर्नर और गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता स्थापित की। यानी जो वहाँ बंगाल और मुंबई का गवर्नर होगा मद्रास का, तो वो युद्ध के मामले में, कूटनीति के मामले में और वित्त पैसे के मामले में बंगाल के गवर्नर जनरल को से अनुमति लेगा और उसी के अनुसार काम करेगा। तो इसकी सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी इस तरह। इसका महत्व क्या था पिट्स इंडिया एक्ट का? तो पिट्स इंडिया एक्ट
एक्ट द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से कंपनी की गतिविधियों पर वास्तविक नियंत्रण था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा ये कंपनी की गतिविधियों को। इस दृष्टि से बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1858 ईस्वी में भारत के सचिव के पद का पूर्वगामी बना। फिर बाद में वो भारत का सचिव बन गया 1858 में, उसका पूर्वगामी था। मद्रास मुंबई के मामले में बंगाल की अधिकारिता अधिक स्पष्ट हो गई कि अब बंगाल के आदेश से होगी यहाँ की काम, तो ये इसका महत्व था। अब आधुनिक भारत का इतिहास में उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण। उपनिवेश जब गुलाम बना तो उसका दूसरा चरण है औद्योगिक चरण। पहले व्यापार करने के लिए आए थे, तो व्यापार करने के लिए उन्होंने यहाँ से कच्चे माल की जो भी चीज़ ज़रूरत थी तो यहाँ से लेकर ब्रिटेन में बेचते थे, यानी व्यापार करते थे। अब उन्होंने ब्रिटेन में उद्योग स्थापित किए, तो औद्योगिक चरण 1813 से 1858 तक उद्योग चलेगा। उसका उद्देश्य क्या था? भारत को विनिर्माण उत्पादों की आयात को कच्चे माल के निर्यातक के रूप में परिवर्तित करने, यानी वो ब्रिटेन वाले जो भी बनाएंगे विनिर्माण करेंगे उसको भारत लाएंगे, तो उसको आयात करेंगे, कच्चे माल के निर्यात भारत से कच्चे माल को ले जाएंगे और उसे फैक्ट्रियों में बनाएंगे। तो इसी के प्रभाव में इनकी जो भी आयात निर्यात है, तो इसी के संबंध में इनकी नीतियाँ काम करेंगी, जैसे राजनीति, प्रशासन, आर्थिक नीति, सामाजिक नीति और सांस्कृतिक नीति। तो ये सारी नीतियाँ उनके प्रभाव में चलेंगी। जैसे पहले में राजनीति में होगा कि साम्राज्यवादी प्रसार पर बल, ताकि अधिक से अधिक भारतीय राज्यों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया जा सके, तो अधिक से अधिक राज्यों को हड़पेंगे। तो प्रशासनिक ढांचे में व्यापक सुधार करेंगे, परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे ताकि वो अपना माल यहाँ बेच सकें। फिर कृषि का व्यवसायीकरण, यानी भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों को धक्का लगेगा। रेलवे का विकास होगा, टेलीग्राम, डाक, सड़क मार्ग, यही सब करेंगे ताकि वो अपने व्यापार को अच्छे से बेच सकें और भारत की वस्तुओं जो है कच्चे माल को अच्छे से उठाकर ब्रिटेन ले जा सकें, तो ये सब करेंगे। आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, समाज सुधार के लिए विधि निर्माण करेंगे, अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम चलाएंगे, नए सामाजिक वर्गों को जन्म देंगे। और उदारवादी जो है उदारवादी तत्व, तो इसमें उपयोगितावादी विचारधारा की प्रगति, अपने उपयोग के लिए वो किसी तरह की भी विचारधारा चलाएंगे और भारत पर उसका प्रभाव पड़ेगा। ये सारी नीतियाँ होंगी। पहली है उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण 1813 से 1858, तो ये है औपनिवेश का औद्योगिक चरण। यह वह काल था जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी और लंदन के मैनचेस्टर, बर्मिंघम और ग्लासगो, जो शहर हैं लंदन के मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ग्लासगो आदि शहर महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र में विकसित हो चुके थे। इसी क्रम में शक्तिशाली औद्योगिक पूंजी वर्ग अस्तित्व में आए थे, यहाँ बड़े बड़े पूंजीपति आ गए थे। वह सरकार की नीति को प्रभावित करने लगे और उस वर्ग के दबाव में 1813 में जब बड़े बड़े लोग वहाँ हो गए, तो 1813 में इस अधिनियम से ये अधिनियम लाया गया। इसके तहत भारत का दरवाजा ब्रिटिश विनिर्माण वस्तुओं के लिए खोल दिया गया, यानी वो अपना सामान यहाँ बेचने के लिए खोल दिया गया। और ब्रिटिश कंपनी से अपेक्षा की गई, जो ब्रिटिश की कंपनी थी, ब्रिटेन कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी से उससे अपेक्षा की गई थी कि वह भारत का प्रशासन संभाले और भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के विकास हेतु काम करे, तो बाजार के रूप में स्थापित करे भारत को, ताकि यहाँ सामान बिक सके। फिर यह समय था कि ब्रिटिश उद्योग के लिए कच्चे माल और ब्रिटिश नगरीय जनसंख्या के लिए अनाज की उन्हें आवश्यकता थी, तो अनाज की आवश्यकता थी और भारत में अच्छा कच्चा माल की भी उन्हें आवश्यकता थी और उनका व्यापार भी यहाँ मतलब बिक सके, तो इस महसूस की गई। तो इस कारण उन्हें भारत के कच्चे माल का निर्यात होने लगा, तो भारत से कच्चा माल वहाँ जाने लगा और इस तरह कुल मिलाकर भारत का विनिर्माण वस्तुओं का आयात, यानी जो निर्मित वस्तुएं हैं वो आयात की जाने लगी और कच्चे माल के निर्यात के रूप में परिवर्तन हो गया, कच्चे माल वहाँ जाने लगा। तो अब भारत के संदर्भ में क्या था कि नवीन ब्रिटिश औपनिवेशिक हित, इसकी तमाम नीतियाँ जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी को प्रभावित करना इसने शुरू किया, सभी नीतियाँ उसके प्रभाव में आईं। औद्योगिक चरण और राजनीतिक नीति, औद्योगिक चरण चलेगा,
औद्योगिक चरण में क्या हुआ, भारत को एक सशक्त बाजार के रूप में परिवर्तित करने के लिए कंपनी ने अधिक से अधिक क्षेत्रों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेने पर बल दिया। तो भारत में एक सशक्त बाजार बनाना था उन्हें, इसलिए उन्होंने हर क्षेत्र को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लिया। अतः इस चरण में भारत आने वाले गवर्नर जनरलों ने विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया, विस्तारवादी साम्राज्य बताओ, और ब्रिटिश साम्राज्य के व्यापार का विस्तार पर बल दिया। तो ब्रिटेन का साम्राज्य जो था भारत में, उसको विस्तार करने का काम किया। इसमें पहले आए लॉर्ड हेडिंग 1813 से 1823 में। लॉर्ड हेस्टिंग ने आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1815 में हुआ। नेपाल युद्ध, नेपालियों को पराजित कर उन्होंने सुगौली की संधि की, 1816 में सुगौली की संधि की। इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया। इस संधि के अनुसार सिक्किम पर भी नेपाली अधिकार समाप्त हो गया, सिक्किम पर नेपाल का अधिकार समाप्त हो गया, और कुमायूं, गढ़वाल सहित तराई का अच्छा खासा भाग ब्रिटिश में विलय कर लिया। तो कुमायूं वाला, गढ़वाल, सिक्किम, ये सारे क्षेत्र मतलब इन्होंने आ गए। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, और 2 मराठा युद्ध पहले हो चुके थे, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817 से 1818 में। इस युद्ध में मराठा शक्ति अंतिम रूप से समाप्त हो गई, और लॉर्ड हेस्टिंग के अंतर्गत ब्रिटिश सेना ने पेशवा, भोसले, होलकर की संयुक्त शक्ति को हरा दिया। तो पेशवा थे, भोसले थे और होलकर संयुक्त रूप से लड़ रहे थे, उनकी शक्ति को हराया। और 1818 ईस्वी में पेशवा के साथ संधि करके मराठा परिसंघ भंग कर दिया, मराठा संघ भंग हो गया, और बाजीराव द्वितीय को 8 लाख की पेंशन पर बिठौर भेज दिया गया था। तो तृतीयांग मराठा युद्ध था, 1818 में हुआ था ये। लॉर्ड एम हर्ट्स 1823 से 1828 तक रहेगा। लॉर्ड एम हर्ट्स 23 से 28 तक। इस प्रशासन में जो इसका शासन था, तो इसके प्रशासन में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। बर्मा युद्ध यानी म्यांमार के साथ 1824 से 26 तक घटित हुआ। इसने कंपनी ने बर्मा को हराकर उसके साथ यान बदो की संधि की, और 1826 में यान बदो की संधि के आधार पर कंपनी ने बर्मा की बहुत सारी रियासतों की मांग की। तो बर्मा की बहुत सारी रियासतें थी, उनको मांग लिया। फिर विलियम बेंटिक्स जो थे 1828 से 1835 में। विलियम बेंटिक्स, इन्होंने भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का बन गए, अब बंगाल के थे अभी तक, अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनेंगे। तो बेंटिंग ने साम्राज्यवादी प्रसार एवं विलय की नीति जारी की। तो बेंटिंग आया, उसने साम्राज्यवाद का प्रसार किया गया और विलय की नीति जारी रखी अपने में मिलाने की। और उन्होंने 1830 में कछार, और 1831 में मैसूर, 1834 में कुर्ग, और 1835 में जनजातीय के साम्राज्य को मिला लिया। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल बनने लगा। तुम ऑकलैंड थे, ऑकलैंड। तो ऑकलैंड जो गवर्नर था वो 1836 से 1842 में आए, और इसने शासन के प्रथम प्रथम अफगान युद्ध लड़ा अफगानिस्तान के साथ 1839 से 41 में हुआ था। अंग्रेजों के द्वारा यह युद्ध तेजस्वी साबित हुआ, क्योंकि ब्रिटिश सेना अफगानों के हाथों पट गई थी। फिर एलन बरो की संधि 1800 बरो आया, इसने 1842 से 44 के बीच इसने सिंध का अधिग्रहण किया, सिंध क्षेत्र पर जीत की। फिर लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48 के बीच। लॉर्ड हेडिंग, तो इसके शासन में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। प्रथम सिख युद्ध होगा 1845 से 86 के बीच, और इसने पराजित होने के बाद सिखों की कंपनी के साथ लाहौर की संधि की। लाहौर की संधि के तहत कंपनी ने कश्मीर का अधिकार कर लिया। तो लाहौर की संधि में कश्मीर पर अधिकार हो गया
लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 के बीच इसने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में दो तरीके की नीतियां अपनाई। युद्ध के माध्यम से विस्तार, युद्ध करके विस्तार किया। तो युद्ध के माध्यम से विस्तार में इसने कौन कौन से, तो सिख युद्ध, द्वितीय सिख युद्ध, पहला सिख युद्ध उसने किया और द्वितीय सिख युद्ध से इसने किया और पंजाब पर अधिकार कर लिया। तो 1849 में हुआ था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो ये सिख युद्ध द्वितीय सिख युद्ध था। फिर सिक्किम का अधिग्रहण 1850 में किया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हो चुका था पहला, और दूसरा बर्मा युद्ध हुआ और इसने 1852 में लोअर बर्मा यानी पेंगू को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। फिर 1853 में बरार के कपास उत्पादक क्षेत्र पर निजाम से छीन लिया था। तो निजाम से बरार का युद्ध था 1853 में। तो ये युद्ध के माध्यम से विस्तार किए। फिर विचारधारा के माध्यम से यानी व्यापक सिद्धांत इसने चलाया। व्यापक सिद्धांत, तो वे राज्य जो ब्रिटिश सदन द्वारा निर्मित किए गए थे उन्हें उत्तराधिकारी के चयन के लिए गोद देने का अधिकार नहीं प्रदान किया गया। इन राज्यों पर लॉर्ड डलहौजी के अत्यंत निर्ममता से व्यापक सिद्धांत को लागू किया गया और इस नीति के तहत सतारा, जौनपुर, संभलपुर, बालाघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिए गए थे। फिर कुशासन के आधार पर भी इसने 1856 में अवध को अपने में विलय कर लिया था। तो कुशासन का आरोप लगाकर अवध को। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में भारतीय राज्यों के संबंध में ब्रिटिश कंपनी की नीति ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद के हित से प्रेरित थी। इसका परीक्षण करना, तो उद्योगों के हितों में थी ये पूरी नीति। तो 19वीं सदी में ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद के विकास ने भारतीय राज्यों के संबंध में ब्रिटिश नीति में व्यापक परिवर्तन ला दिया। चूँकि अब ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद के हित में भारत का विकास ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में किया जाना था। जो ब्रिटेन की जो वस्तुएं थी उनके बाजार के रूप में भारत का उपयोग कर रहे हैं, तो इसलिए अधिक से अधिक भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाना आवश्यक था। यह एक प्रमुख कारण था कि इस काल में लॉर्ड हेस्टिंग और डलहौजी तक जितने भी यहाँ गवर्नर आएंगे तो गवर्नर जनरल आए, उन सभी ने युद्ध और विलय की नीति पर बल दिए। तो युद्ध की नीति और विलय की नीति पर सब बल देंगे। लॉर्ड हेस्टिंग ने आंग्ल नेपाल युद्ध के पश्चात नेपाल के साथ बड़े भूभाग प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार लॉर्ड हेस्टिंग प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के पश्चात बर्मा के कुछ भूभाग पर प्राप्त किया। तो डलहौजी ने संपूर्ण बर्मा का विलय कर लिया। फिर आगे ऑकलैंड, एलनबरो, ऑकलैंड आया था, एलनबरो, हार्डिंग, इन सभी ने युद्ध और विलय की नीति जारी रखी। फिर डलहौजी ने इस नीति में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया जब उसने युद्ध और विचारधारा का सहारा लेकर पंजाब को जीता, अवध और मानचित्र को स्पष्ट बदल दिया इसने। इस प्रकार ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बीच सीधा संबंध था। तो उद्योग के रूप में बदलने था और साम्राज्य विस्तार करना था, इसमें सीधा संबंध था। प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी के पूर्वजों का उद्देश्य जहां तक संभव हो सके भारतीय राज्यों के विलय को टालना था। वहीं डलहौजी के युद्ध विलय को उन्होंने कोई अवसर नहीं छोड़ा यानी विलय का। तो परीक्षण करना, भारतीय राज्यों के संदर्भ में डलहौजी उसके पूर्वजों की नीतियों के अंतर को बदलते हुए ब्रिटिश औपनिवेशिक हित के संदर्भ में समझा जा सकता है। 18वीं सदी का भारत के संदर्भ में ब्रिटिश नीति वाणिज्यिक पूंजीवाद से प्रेरित थी, यानी पहले उन्हें व्यापार करना था। इस काल में उन्होंने भारत के संदर्भ में ब्रिटिश हित व्यापार में निवेश तक सीमित था, यानी उन्हें व्यापार में केवल निवेश करना था, निवेश तक सीमित था। इसलिए कंपनी का उद्देश्य जहां तक संभव हो सके राज्यों में युद्ध और विलय को टालना था। परंतु 19वीं सदी में भारत के राज्यों के संदर्भ में ब्रिटिश कंपनी की नीति औद्योगिक पूंजीवाद के हित से प्रेरित रही थी। अतः इसका प्रयास था कि अधिक से अधिक भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेना, ताकि भारतीय क्षेत्र के कच्चे
माल को निर्यातक और विनिर्माण वस्तुओं के आयातक के रूप में परिवर्तित किया जा सके। इसलिए इस काल में जो भी ब्रिटिश शासक आए उन्होंने युद्ध और विलय की नीति पर बल दिया। लॉर्ड डलहौजी के काल में इस नीति को चरम उत्कर्ष तक ला दिया। लॉर्ड डलहौजी ने विलय के किसी भी अवसर को नहीं छोड़ा और उसने युद्ध और विचारधारा दोनों का सहारा लिया। उदाहरण के लिए युद्ध के माध्यम से उसने पंजाब, लोअर बर्मा आदि का विलय कर लिया और युद्ध के अतिरिक्त उसने व्यापकता के सिद्धांत यानी कुशासन की अवधारणा से विचार का भी सहारा लिया, तो उसने अवध को मिला लिया था। फिर व्यापकता सिद्धांत के आधार पर उसने सतारा, संभलपुर, झांसी, नागपुर अर्थात कुल 7 राज्यों को मिला लिया। फिर वहीं अवध का अवध रह गया था, तो अवध में कुशासन की अवधारणा के आधार पर उसका भी विलय किया। वे औद्योगिक चरण में प्रशासनिक नीति, औद्योगिक चरण चल रहा था तो उसमें प्रशासन में क्या बदलाव आए, तो कानून व्यवस्था का सुदृढ़ करना यानी कानून व्यवस्था को मजबूत किया। ब्रिटिश विनिर्माण वस्तुओं के लिए भारत को बाजार के रूप में विकसित करने हेतु कंपनी ने प्रशासनिक सुधारों पर बल दिया। तो इसमें प्रशासनिक सुधार करेंगी कंपनियां। लॉर्ड हेस्टिंग ने 1816 से 17 ईस्वी में पिंडारियों का दमन किया। पिंडारी लूटपाट करने वाले लोगों का गिरोह था। इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल थे, पिंडारी थे। इन्होंने मराठों की सेना में सहायता के रूप में कार्य करते थे। विलियम बेंटिंक ने ठगी का अंत किया और कर्नल स्लेमिन ने इसमें नियुक्त किया गया था। फिर न्यायिक सुधार भी उन्होंने किए, प्रशासन सुधार, राजनीतिक और न्यायिक सुधार। तो उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव न्यायिक सुधारों पर भी पड़ा। इसी क्रम में बेंथम ने भारतीय न्याय व्यवस्था प्रणाली में व्यापक कानूनी मूलभूत खामियों की ओर ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। तो बेंथम ने भारत में न्यायिक व्यवस्था प्रणाली थी उसकी खामियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया, न्याय व्यवस्था की खामियों की ओर। अतः विधि के संहिताकरण के लिए 1833 में चार्टर अधिनियम में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। तो विधि बनाने के लिए विधि सदस्य की नियुक्ति की गई 1833 में और नियुक्ति का प्रावधान किया गया और परिणाम स्वरूप मैकाले संहिता का निर्माण हुआ। तो मैकाले संहिता का निर्माण हुआ जिसे 1857 के विद्रोह के बाद लागू किया गया। फिर इंडिया सिविल कोड और इंडिया दंड संहिता क्रमशः 1859 और 1860 में अस्तित्व में आई। तो इंडिया सिविल कोड और भारतीय दंड संहिता अस्तित्व में आ गई। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा पुराने सुप्रीम कोर्ट और सदर दीवानी निजाम अदालतों को समाप्त कर कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। तो पुराने जो उच्च न्यायालय थे अधिनियम 1961 आया तो उसने 1861 के अधिनियम द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट था सुप्रीम कोर्ट में दीवानी थी और निजाम अदालत थी, इनको समाप्त कर दिया और कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बई में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना की। अब भूमि राजस्व संबंधी सुधार। तो इस काल तक ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग भारतीय सरकार के मध्य भी द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ब्रिटिश जो पूंजीपति वर्ग था और भारतीय सरकार इनके मध्य द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो गई, जहां ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग ने ब्रिटिश वस्तुओं की खरीद के लिए भारत की क्रय शक्ति क्षमता का दृष्टिकोण रखते हुए भू राजस्व की दर कम रखने का समर्थन किया। यानी उनको वो खरीदना था तो उनका माल नहीं खरीद पा रहे थे, तो भारतीय क्रय शक्ति उनकी, क्योंकि भारतीयों की कम थी, वो ब्रिटिश की वस्तुएं नहीं खरीद पा रहे थे, तो उनकी क्रय शक्ति क्षमता दृष्टि अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने भू राजस्व को कम करने का समर्थन किया। तो वहीं ब्रिटिश भारत सरकार की भी अपनी मजबूरियां थी, इसलिए अंत में भारत सरकार ने व्यापक विचार विमर्श के बाद जमींदारों की भूमिका को समाप्त करने का निर्णय लिया। तो बीच का रास्ता जमींदार वर्ग को समाप्त करने का निकाला।
इसके अतिरिक्त डेविड रिकॉर्डों के लगान सिद्धांत में भी डेविड रिकॉर्ड है, तो उसके लगान सिद्धांत में बताया कि जमींदारों को परजीवी मानकर उत्पादन में इनके महत्व को नकार दिया गया, यानी वो परजीवी की तरह रह रहे थे, उनको हटा दिया गया। अब रैयत और माहलवाड़ी भूराजस्व व्यवस्था में सीधे काश्तकारों एवं ग्राम समूहों से भूराजस्व वसूलने की व्यवस्था की गई, यानी सीधे रैयतों का संपर्क अब सरकार से होगा और सीधा भूराजस्व ही सरकार द्वारा वसूला जाएगा। और जमींदारी एवं मध्यस्थों में बाहर करने का, जमींदार जो थे मध्यस्थ के रूप में काम कर रहे थे, उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था आई। रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो द्वारा 1820 में लाई गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था वो स्थायी बंदोबस्त थी और ये रैयतवाड़ी है। तो यह मद्रास, बम्बई प्रेसिडेंसी तथा कुछ अन्य भागों में लागू की गई थी। मद्रास में आई और मुंबई की प्रेसिडेंसी क्षेत्रों में आई थी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 51% भाग शामिल किया गया था। प्रत्येक पंजीकृत किसान को भूमि का स्वामी मान लिया गया और उसके व्यक्तिगत स्तर पर भू राजस्व समझौता किया गया, यानी व्यक्तिगत तौर पर उसके साथ समझौता हुआ था और किसान भूमि का इसमें स्वामी था। यहाँ भी भूमि को विक्रय योग्य बना दिया गया था, तो इसकी व्यवस्था विक्रय योग्य बना दिया गया था। सामुदायिक संपत्ति अर्थात चारागाह भूमि, बंजर भूमि, सिंचाई भूमि और जंगल आदि को किसानों की जगह सरकार के स्वामित्व में रखा गया था। तो इस पर सरकार का स्वामित्व था, जो सामूहिक भूमि थी। किसानों के साथ भू राजस्व प्रबंधन स्थायी रूप से ना करके अस्थायी रूप, यानी अगर बाद में बढ़ाना चाहें टैक्स तो वो बढ़ाएंगे, तो अस्थायी रूप से किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में अपने खर्चीले युद्ध में उलझी हुई थी। मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी खर्चीले युद्ध में उलझी हुई थी, अतः उन्हें बड़ी मात्रा में धन की जरूरत थी। फिर कंपनी स्थायी बंदोबस्त के कारण क्या था? कृषि उत्पादन में भावी लाभ से वंचित हो रही थी। कृषि का जो उत्पादन हो रहा था तो उससे कंपनी को लाभ नहीं हो रहा था, उन्हें स्थायी मिल रहा था, इसलिए स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को कंपनी ने मोह भंग हो गया था उनका। फिर भारत और दक्षिण भारत के जमींदार वर्ग जैसा कोई स्पष्ट वर्ग नहीं था पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, इसलिए इसका प्रभाव क्या हुआ? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था ने रैयतों की सुरक्षा के संबंधित उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका, क्योंकि इन क्षेत्रों में जमींदारों के स्थान पर स्वयं सरकार एक सबसे बड़े शोषक जमींदार के रूप में स्थापित हो गई और भू राजस्व की बड़ी रकम को चुकता करने के लिए किसान महाजनों से कर्ज लेने के लिए विवश हो गए और ग्रामीण ऋणग्रस्तता की बड़ी समस्या के रूप में उत्पन्न हो गया ये। फिर आई माहलवाड़ी व्यवस्था। तो ये माहलवाड़ी व्यवस्था 1822 में आई थी। माहलवाड़ी व्यवस्था 1822 में विलियम बेंटिक लाए थे इन्हें। यह व्यवस्था उत्तर पश्चिम क्षेत्र में लागू हुई थी। यह व्यवस्था में कुल भूभाग का 30% भाग पर लागू हुई थी माहलवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी जबकि 50% भाग पर थी, तो ये 30% भाग पर लागू हुई थी। और इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का प्रबंधन, यानी भू राजस्व जो था अथवा महाल के साथ किया गया था, यानी पूरे गांव के साथ व्यवस्था लागू हुई थी। सामान्यतः भू राजस्व की वसूली का मुकद्दम गांव का, यानी भू राजस्व को वसूल करने का जो काम था अब वो गांव के मुखिया के माध्यम से किया जाता था। इसमें निजी उत्तरदायित्व का भी प्रावधान था, अर्थात अगर कोई किसान अपने हिस्से का भू राजस्व देने में असमर्थ है तो उसकी भूमि महाल अधिग्रहण कर लेता था, यानी मिलकर लोग उसको चुकाते थे और उसकी भूमि को उपयोग करते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था की तरह इस व्यवस्था में भू राजस्व का प्रबंधन स्थायी रूप से न करके अस्थायी रूप से किया गया था, यानी अस्थायी रूप से टैक्स वसूला जाएगा समय के साथ जो बढ़े घटेगा। फिर बढ़ते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए धन की जरूरत थी, तो धन खर्च बढ़ रहे थे इसलिए धन की जरूरत थी। ब्रिटिश उद्योगों में निवेश करने के लिए बड़ी मात्रा में धन की जरूरत थी, तो इसलिए किया गया था। इसका प्रभाव क्या हुआ? तो इस प्रणाली से भू राजस्व की दर अत्यधिक रखी गई थी, यानी भू राजस्व जो था उसकी दर बहुत ज़्यादा थी। तो अवध के किसानों में इसे लेकर गहरा
गहरा असंतोष था। यह असंतोष 1857 के विद्रोह के समय हिंसक कसक विद्रोह के रूप में फूट पड़ा। 19वीं सदी में ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक संरचना औद्योगिक पूंजीवाद के से प्रेरित रहा था। इस कथन का परीक्षण करना है कि 19वीं सदी का जो प्रशासन है, प्रशासन की संरचना औद्योगिक पूंजीवाद के हिस्से कैसे प्रेरित थी। तो 19वीं सदी में भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में विनिर्माण वस्तुओं के बाजार के रूप में विकसित किया जाना था। भारत को बाजार बनाना था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक संरचना में व्यापक सुधार और परिवर्तन करना आवश्यक था। तो प्रशासन में उन्होंने सुधार किया। इसलिए इस काल में कंपनी सरकार के द्वारा, तो कंपनी है तो कंपनी की सरकार के द्वारा बेहतर कानून और सक्षम न्याय व्यवस्था और भू राजस्व व्यवस्था में सुधार के कदम उठाए गए थे। फिर कानून व्यवस्था के मार्ग में बड़ी चुनौती थी पिंडारी, लुटेरे और राहजनी करने वाले ठग इसके मार्ग में थे। अतः लॉर्ड हेस्टिंग और विलियम बेंटिंग ने क्रमशः पिंडारियों और ठगों का दमन करने का कदम उठाया। फिर न्याय व्यवस्था, तो बाजार के विकास के लिए विधियों का संहिताकरण एवं सक्षम न्याय की स्थापना करना आवश्यक था। ताकि इस संहिताकरण हो तो विधि के अनुसार शासन होगा और न्यायालय की स्थापना भी हो जाएगी तो न्याय हो सकेगा। इसलिए इस काल में मैकाले संहिता का निर्माण हुआ। 1861 में उच्चतम न्यायालय अधिनियम के आधार पर प्रेसिडेंसी नगरों में, यानी जहाँ प्रेसिडेंसियाँ थी मुंबई और मद्रास में, तो वहाँ हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो न्यायिक व्यवस्था में सुधार हुआ था। भू राजस्व व्यवस्था में, यानी किसानों पर दबाव कम हो तथा सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त हो, तो सरकार को राजस्व प्राप्त हो और किसानों पर दबाव कम हो हो सके। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नई भू राजस्व व्यवस्था के रूप में, तो नई भू राजस्व व्यवस्था के रूप में रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, तो रैयतवाड़ी आई, महालवाड़ी व्यवस्था लाई गई थी, जिससे जमींदार को पृथक कर दिया गया और रैयत यानी किसानों को सीधा तथा महालवाड़ी में गांव के माध्यम से महल के रूप में भू राजस्व का प्रबंधन किया गया था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश की जो औद्योगिक पूंजीवाद ने प्रशासन के स्वरूप में परिवर्तन ला दिया। अब 19वीं सदी में ब्रिटिश भारत में किए जाने वाले न्यायिक क्षेत्र में सुधार कहाँ तक बेंथमवादी विचारधारा से प्रेरित था, इस मत का परीक्षण करना है। तो 19वीं सदी में ब्रिटिश भारत में किए जाने वाले न्यायिक क्षेत्र में सुधार, न्याय क्षेत्र में मतलब सुधार किस तरह हुआ, तो बेंथमवादी विचारधारा से प्रेरित करना है। 19वीं सदी के ब्रिटिश चिंतक जेरेमी बेंथम की विचार ने, जेरेमी बेंथम जो 19वीं सदी है, तो जेरेमी बेंथम के विचार ने भारतीय न्याय व्यवस्था को प्रभावित किया, भारतीय न्याय को प्रभावित किया। बेंथम ने न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित कमजोरियों को उद्घाटित किया। अधिकांश कानूनों का अलिखित होना, तो अधिकांश कानून जो थे वो अलिखित थे। क्षेत्र के अनुसार कानूनों में बदलाव, तो इसमें क्या था, अधिकांश कानून अलिखित थे, कमी थी और कानूनों का क्या है बदलाव भी होता था, मानवीकरण नहीं होना, मानव के अनुसार नहीं होना बल्कि कानूनों में बदलाव होता था। बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसी व्यवस्था का अभाव। इन विचारों के प्रभाव ने न्यायिक व्यवस्था में सुधार जो हुआ के निम्नलिखित कदम उठाए थे। न्याय व्यवस्था में सुधार करना जरूरी था। तो 1813 के चार्टर्स एक्ट के आधार पर गवर्नर जनरल की विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले, यानी विधि सदस्य बन के आए लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति हुई। उसे विधि के संहिताकरण का कार्य दिया गया और फिर 1837 में मैकाले विधि संहिता बनकर तैयार हुई। तो कब हुई, 1837 में बनकर, 1837 में मैकाले विधि संहिता बनकर तैयार हुई और आगे वह भारत की दीवानी संहिता, तो मैकाले संहिता आगे चल के 1849 में दीवानी संहिता बन गई, दीवानी नियम उसके अनुसार हुए। भारतीय दंड संहिता 1860 के रूप में लागू हुई, तो दंड संहिता 1860 के रूप में लागू हुई।
भारत में न्यायिक द्वैतपरकता तो भारत में न्यायिक द्वैतपरकता को समाप्त करने के क्रम में सदर अदालत तो न्यायिक है तो न्यायिक द्वैतपरकता को समाप्त करने के सदर अदालत सुप्रीम कोर्ट को समाप्त कर दिया गया, यानी दोहरी व्यवस्था थी तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ समाप्त कर दिया गया। और 1861 में हाई कोर्ट एक्ट के आधार पर प्रेसिडेंसी नगरों में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। 61 में क्या हुआ, हाई कोर्ट की स्थापना हुई और सुप्रीम कोर्ट समाप्त हो गया। परंतु गहराई से परीक्षण करने पर हमें ज्ञात होता है कि बेंथमवादी विचारधारा से अधिक न्यायिक सुधार की उत्प्रेरणा देने वाला रहा। तो न्यायिक सुधार अच्छा हुआ इसमें। ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद जो भारत को ब्रिटिश विनिर्माण वस्तुओं के बाजार के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध था। अगर रैयत और मालवाड़ी व्यवस्था को भारत के ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो अगर हम रैयतवाड़ी महलवाड़ी व्यवस्था का मूल्यांकन करते तो हम ज्ञात होता है कि ये व्यवस्थाएं लगभग पूरी तरह ब्रिटिश हित में लाई गई थी, पूरी तरह से ब्रिटिश के हित में लाई गई थी, भारत के ग्रामीण जीवन के अनुकूल नहीं थी, इसीलिए ग्रामीण जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो किसानों पर दोनों व्यवस्थाओं के भू राजस्व की दर अधिकतम रूप से निर्धारित की गई थी, यानी अधिक दर लगाई गई थी। इस कारण किसानों की क्रय शक्ति के ह्रास की शुरुआत हुई और इसके फलस्वरूप ग्रामीण गरीबी ऋणग्रस्तता की स्थिति बनी रही। तो गरीबी बनी रही और ऋणग्रस्तता बनी रही। भूमि में निजी स्वामित्व को आरोपित करने और उसे विक्रय योग्य बनाने के कारण भूमि विखंडित हुई, यानी निजी स्वामित्व आ गया था तो उस भूमि लोग बेच देते थे, तो भूमि विक्रय योग्य बन गई और विखंडित होती चली गई। निखंडन को बल मिला और स्वतंत्रता के पश्चात चकबंदी पर बल दिया गया, यानी उसे इकट्ठा करने पर बल दिया गया था स्वतंत्रता के बाद। भूमि की खरीद बिक्री और भू राजस्व के अधिक दबाव के कारण, तो भूमि का जो भू राजस्व के दबाव था किसानों पर के कारण ग्रामीण किसान जो सीमांत कृषक मजदूर बनते चले गए और इस काल में नकदी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिला था, जिसके कारण ज्वार बाजरा मक्का जैसे परंपरागत जो फसलें थी उन फसलें उगाई जाती थी, तो उनके स्थान पर अकाल जैसी स्थिति आई तो घटनाओं में वृद्धि हो गई, अकाल की घटना में वृद्धि हो गई। औद्योगिक चरण की आर्थिक नीति क्या थी, तो औद्योगिक चरण की आर्थिक नीति ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद के प्रभाव में थी। तो इसमें कृषि है, तो कृषि में क्या है, कृषि में कच्चे माल में अनाज की आपूर्ति के लिए फसलें उगाई गई, यानी व्यावसायिकरण किया गया। अकाल और भुखमरी आई इससे, तो इसमें अकाल आएगा और भुखमरी आएगी। फिर व्यापार में शिल्प उद्योग होंगे, तो उद्योगों का पतन हो जाएगा, कृषि का अत्यधिक दबाव पड़ेगा और गरीबी बेरोजगारी आ जाएगी। और फिर है निर्मित पाल का आयात, निर्मित जो वस्तुएं हैं उनका आयात होगा और कच्चा जो माल है उसका निर्यात किया जाएगा। अर्थव्यवस्था की संरचना में नकारात्मक परिवर्तन होगा इससे। फिर आयात एवं संचार, यातायात और संचार, तो रेल बनेंगी, सड़क बनेंगी, टेलीग्राफ आदि आएंगे और भारत के बाजार का एकीकरण किया जाए, यानी भारत के बाजार को एक करने का काम करेंगे। तो कृषि है, शिल्प उद्योग है, व्यापार है और व्यापारिक मार्ग होगा कि भारत का बाजार का एकीकरण किस तरह हुआ, भारत में बाजार का एकीकरण। तो ब्रिटिश विनिर्माण उत्पादकों, ब्रिटिश के जो विनिर्माण उत्पाद हैं उनके व्यापक प्रचार ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों को नष्ट कर दिया। तो विनिर्माण उत्पाद जो होंगे उनका व्यापक प्रचार प्रसार होगा तो भारत का हस्तशिल्प उद्योग नष्ट होगा। और भारत का निजी ब्रिटिश पूंजीपतियों का काफ़ी मात्रा में ऋण था, तो भारत का था निजी ब्रिटिश जो पूंजीपति हैं पूंजीपतियों को काफ़ी मात्रा में ऋण था। और एकीकृत बाजार और भाप इंजन आ जाएगा कि आविष्कार से भारत में ब्रिटिश पूंजीवाद के विकास का मार्ग तैयार हो जाएगा, यानी रेल के विकास से यहाँ का माल आसानी से ले जाया जा सकता है। तो कृषि का व्यवसायीकरण, ब्रिटिश औद्योगिकरण होगा, भारत की कृषि होगी, बाजार और कच्चा माल का आयात निर्यात होगा, यानी कच्चा माल जाएगा और बाजार के रूप में भारत के रूप यहाँ आएगा।
इस तरह की नीति होगी। तो कृषि का व्यवसायीकरण होगा। भारतीय कृषि क्षेत्र का दोहन ब्रिटिश औद्योगिकरण के हित में किया जाएगा। तो कृषि का दोहन उद्योगों के लिए किया जाएगा, उद्योग के जो निर्मित माल है उसके लिए। भारत में कृषि का व्यवसायीकरण भारतीय कृषि के कोई नई बात नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश शासन के अंतर्गत इसे व्यापक रूप से प्रोत्साहन दिया गया। तो निम्न कारणों से व्यवसायीकरण को प्रोत्साहन दिया गया। जैसे भू राजस्व की दर अधिकतम होना, भू राजस्व जो था वसूलने का उसकी दर अधिक कर दी गई। ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी उन्हें। ब्रिटेन में नगरीय जनसंख्या के लिए बड़ी मात्रा में अनाजों की आवश्यकता का होना, तो अनाज यहाँ से भेजा दिया गया और यहाँ जो व्यापारिक खेत फसलें थीं उनको कच्चे माल के रूप में भेजा दिया गया। आधुनिक यातायात एवं संचार के साधनों के विकास के साथ साथ 1869 में सुएज नहर खुल गया और सुएज नहर खुल गई 1869 में। तो सीमाएं क्या थी? तो औपनिवेशिक सरकार ने केवल उन्हीं फसलों का प्रोत्साहन दिया जिन्हें ब्रिटेन ने की आवश्यकता थी, जिनको अधिकांश भारत के किसानों के लिए थोप दी गई थी प्रक्रिया थी, यानी थोपी गई प्रक्रिया थी। फिर औपनिवेशिक सरकार के अंतर्गत यह व्यवस्था में प्रत्येक स्तर पर लाभ प्राप्त करने वाला वर्ग अपना आर्थिक भार अपने नीचे वाले वर्ग पर डालकर स्वयं बच जाता था। तो इसमें क्या था, वर्ग में आर्थिक भार जो था अपने नीचे वाले वर्ग पर डाल देता था और स्वयं बच जाता था। इसमें व्यापारिक फसलों के उत्पादन ने मोटे अनाजों की खेती, व्यापारिक फसलें होने लगी थी तो मोटे अनाज की खेती पर दुष्प्रभाव डाला जो गरीब लोगों का भोजन था। फलतः इसने ग्रामीण क्षेत्र में भुखमरी की समस्या को बहुत तीव्र कर दिया, तो भुखमरी की समस्या इसमें बढ़ गई थी। इसमें सबसे पहले नीचे स्तर पर किसान हैं, बिचौलिए एवं साहूकार हैं, फिर निर्यात करेंगे, फिर जमींदार होंगे, जहाज रानी उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय बाजार हैं। विनिर्माण उद्योग, भारत में हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो जाएगा। इसमें क्या कारण थे? तो भारत में हस्तशिल्प उद्योग के पतन के तो चार्टर अधिनियम 1813 आया। इसके आधार पर भारत में कंपनी का व्यापक एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एक अधिकार जो कर रही थी कंपनी, उसका एक अधिकार समाप्त हो गया है, व्यापारिक एक अधिकार 1813 में। और तथा लंकाशायर, फिर इसमें लंकाशायर और मैनचेस्टर के औद्योगिक उत्पादों में भारत का बाजार भरा जाने लगा। तो भारत का बाजार भरा जाने लगा मैनचेस्टर जैसे उद्योग जो ब्रिटेन में हुए थे उनकी वस्तुओं से। और हस्तशिल्प उद्योगों का विपरीत प्रभाव पड़ा, तो हस्तशिल्प उद्योग जो थे वो अब नष्ट होने लगे। यहाँ ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन और यूरोप में भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों के लिए बाजार बंद करने हेतु उन पर भारी कर लगा दिए, यानी इनका भारत की वस्तुएं विदेश में ना बिके इसलिए उन पर बाजार को बंद करने के लिए उन पर भारी कर लगा दिए, यानी भारत के लोग वहाँ जाके वस्तु बेचते थे तो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती थी, तो कर लगा दिया गया। फिर रेलवे के माध्यम से भारत के दूसरे क्षेत्रों तक पहुंच बनाई गई और वहां ब्रिटिश वस्तुएं पहुंचाई गईं। तो रेल के माध्यम से दूर क्षेत्रों तक भारत के ब्रिटिश की वस्तुएं पहुंचाई गईं, यानी बेची गईं। कंपनी के साम्राज्यवादी प्रसार की नीति के कारण अधिकांश देसी रियासतों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया। तो देसी रियासतें जो थीं वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिलती चली गईं। ये रियासतें भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के लिए बड़ा बाजार थी, यानी रियासतें क्या करती, राजा महाराजा उनकी चीज़ें खरीदते थे और बाजार थी। विलय नीति के परिणाम स्वरूप भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों ने इनका अंतर बाजार खो दिया, तो आंतरिक जो बाजार था वो अब खत्म हो गया इस तरह से। और ब्रिटिश की शैक्षिक सामाजिक नीति ने भारत में एक ऐसा वर्ग पैदा किया, यानी ब्रिटिश ने जो शिक्षा दी थी, शैक्षिक और सामाजिक नीति ने उसकी रुचि ब्रिटिश वस्तुओं के प्रति थी, तो ऐसा वर्ग तैयार हो गया जो ब्रिटेन की वस्तुएं को खरीदने के पक्ष में था। तो प्रभाव क्या हुआ? भारत ने बाजार की पारंपरिक ढांचे को तोड़ दिया। तो जो भारत में पारंपरिक ढांचा था बाजार व्यवस्था का वो तोड़ दिया गया, किंतु उसकी जगह आधुनिक औद्योगिक
उद्योगों के निर्माण के द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति नहीं भारत में उद्योग लगाते ना, तो भारत की जनता को रोजगार मिलता, ऐसा नहीं हुआ। परिणामतः कृषि उद्योगों के मध्य संतुलन बिगड़ गया और कृषि पर अधिक लोग निर्भर हो गए अब, और भारत में ग्रामीण गरीबी ऋणग्रस्तता को बल मिला, तो गरीबी आ गई भारत में। आधुनिक यातायात और संचार व्यवस्था थी, तो इसमें रेल आई। भारत में दूरस्थ क्षेत्रों पर ब्रिटिश वस्तुओं को पहुंचाया गया रेल से। दूरस्थ क्षेत्रों से कच्चा माल इकट्ठा किया गया। रेल निर्माण के माध्यम से पूंजीपतियों को सुरक्षित पूंजी निवेश में की गारंटी मिल गई। तो रेलवे का निर्माण हो गया, तो पूंजीपति अपना अच्छे आसानी से पैसा लगा सकते थे भारत में। ब्रिटेन स्थित लौह इस्पात उद्योग के लिए भारत में बाजार बनना, तो ब्रिटेन का जो लौह इस्पात उद्योग था उसके लिए भारत में बाजार बनाया। लोहा इस्पात इन्होंने भारत में बेचा। भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में सैनिकों का शीघ्रता से पहुंचाना, दूर दूर के क्षेत्र में भारत में सैनिक ब्रिटिश के घूमने लगे और पहुंचने लगे। और सकारात्मक पक्ष कहता है तो भारतीय बाजार एकीकरण हुआ, यानी पूरे भारत में एक ही बाजार के रूप में काम करने लगा पूरा भारत। रेल इंजन के कारण आधुनिक फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत हुई। अब भारत में भी आधुनिक फैक्ट्रियां बनेंगी इस तरह से। रेल और यातायात के साधनों के विकास के फलस्वरूप भारत में दूर दूर क्षेत्रों का आपस में जुड़ा हुआ, तो दूर दूर के क्षेत्र आपस में जुड़ने लगे, जिसके कारण अनजाने में ही भारत में राजनीति एकीकरण को बल मिला, यानी सबके साथ एक सा व्यवहार हो रहा था, तो भारत के एकीकरण होने लगा, जुड़ाव होने लगा। फिर नकारात्मक प्रभाव था कि गृह व्यवस्था की राशि में वृद्धि होने के कारण भारतीय राजकोष पर विपरीत प्रभाव पड़ा। गृह व्यय, यानी भारत की जो में व्यय होने वाली राशि है उसमें ज़्यादा व्यय हुआ, यानी रेल इंजन लगाए तो पैसा ज़्यादा वृद्धि हुई व्यय में, और राजकोष जो था उनका कलेक्ट करने का, तो इस पर विपरीत प्रभाव पड़ा। मतलब भारत का जो राजस्व था वो लोग ट्रेन बिछा रहे, तो भारत का राजस्व उनकी पूंजी चुकाने में चला जाता था, और राजकोष पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। रेलवे के लिए निर्माण सामग्री सीधे ब्रिटेन से आयात होती थी, यानी यहाँ नहीं बनाई गई सामग्री, सीधे ब्रिटेन से आयात की गई, जिसके कारण औद्योगिकरण को तो प्रोत्साहन तो नहीं दिया, मतलब उद्योग तो भारत में विकसित नहीं हुए, बल्कि यहाँ इसने कच्चे माल के निर्यात, यानी कच्चा माल चला गया और तैयार माल आया और इसको प्रोत्साहन दिया, और हस्तशिल्प उद्योग पतन की स्थिति में पहुंचा दिया और औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया, यानी भारत में उद्योग नहीं पनप सके। दूसरा, इसने भारत में अनाजों के निर्यात को प्रोत्साहन देकर अकाल की तीव्रता बढ़ा दी। अनाज चला गया तो वो लोग खाएंगे क्या, और वैसे भी व्यापारिक खेती कर रहे थे ज़्यादातर, तो इस तरह बढ़ा दिया। कारण क्या थे, तो भू राजस्व की रकम अधिकतम निर्धारित होने के कारण, भू राजस्व की जो रकम थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो भू राजस्व की रकम अधिकतम निर्धारित होने के कारण किसानों की क्रय शक्ति कम हो गई। किसान जो थे वो क्रय कर रहे थे, किसानों की क्रय शक्ति कम हो गई, जिसके कारण ज़रूरत के समय भी अनाज खरीद नहीं पाए, तो वो खरीद कर नहीं खा सके अनाज को और खुद उगा नहीं पाए थे। फिर व्यावसायिक फसलों की खेती कारण मोटे अनाजों के उत्पादन में गिरावट आई, और गरीबों का आहार था, जो मतलब गरीब खाते थे वो आहार नहीं होगा, और कृषि की पर जनसंख्या का बोझ बढ़ गया। जनसंख्या ज़्यादा थी, अब मतलब जो कृषि पर निर्भर थी, काम कृषि बचा, तो रेलवे ने मोटे अनाजों की जगह व्यावसायिक फसलों की खेती को प्रोत्साहन दिया, यानी व्यवसाय खेती करने पर बल दिया, क्योंकि रेलवे के माध्यम से निर्यात की जाने वाली फसलों का संग्रह करना आसान था, तो निर्यात की जाने वाली फसलें उगने लगी थी। तो भारत में अनाजों की कमी के समय भी ब्रिटेन द्वारा भारत से बाहर लगातार अनाजों का निर्यात किया जाता रहा, तो भारत में अनाज की कमी थी तब भी भारत से बाहर अनाज निर्यात यानी बेचा जाता था। धन की निकासी कहा गया इसे।
तो धन की निकासी के स्वरूप प्रकृति में परिवर्तन आया। यानी कंपनी ने निरंतर राजस्व खतरे में राजस्व खाते से प्राप्त रकम का राजस्व का जो रकम था, यानी टैक्स कलेक्शन से जो रकम थी, उस रकम का व्यापारिक खाते में उपयोग किया, व्यापार करने में उसका उपयोग किया। यह स्थिति 1813 ईस्वी तक बनी रही। 1813 ईस्वी तक ऐसा बना रहा। फिर 1813 ईस्वी के चार्टर के आधार पर कंपनी के राजस्व खाते और व्यापारिक खाते दोनों एक दूसरे से अलग कर दिए गए। व्यापार काम अलग चले और राजस्व का काम अलग चले। अतः 1813 के बाद धन की निकासी ने अपना रुख परिवर्तित कर लिया और इस चरण में अपना व्यापारिक जो उसने अपना अब चेंज किया, तो अब क्या करेगी वो कि अपना व्यापारिक का अधिकार खोने के बाद, व्यापार पे उसका अधिकार खो दिया उसने, तो व्यापार अधिकार खोने के बाद कंपनी के समक्ष अपने शेयर धारकों को मुनाफा देने की समस्या उपस्थित हुई, क्योंकि पहले वो अपने राजस्व से ही कृषि का निर्यात इत्यादि खरीद के दे देती थी, तो इस तरह से मुनाफा कमाना था अपने शेयर धारकों को। तो कंपनी ने इस समस्या के समाधान के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात, विशेष रूप से चीन से अफीम को प्रोत्साहन दिया। तो कृषि के जो उत्पाद होते थे उसको निर्यात करना चालू किया और उसने अफीम को प्रोत्साहन दिया। जब चीन ने अफीम के व्यापार को रोकने की कोशिश की तो ब्रिटेन व चीन के मध्य अफीम युद्ध शुरू हो गया। अब कृषि के व्यवसायीकरण से तात्पर्य है, इसने मतलब किसी के व्यवसायीकरण से क्या तात्पर्य है? इस प्रकार भारत में अकाल, गरीबी, ऋणग्रस्तता जैसी घटनाओं को प्रोत्साहन दिया। तो किस तरह से ये सब हुआ, गरीब, अकाल, ऋणग्रस्तता? तो कृषि के व्यवसायीकरण से तात्पर्य खेती में परंपरागत फसलों की जगह नकदी फसलों की खेती पर बल देना। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत इस काल को बल मिला और ब्रिटिश सरकार ने उन उत्पादों पर बल दिया जो स्वयं सरकार को फायदा था। उदाहरण के लिए कपास, नील, अफीम, गन्ना, गेहूं, दलहन, चावल, जूट इत्यादि। तो इन सब चीज़ों को उत्पादन हुआ। इन उत्पादों को ब्रिटेन निर्यात किया गया और दूसरी तरफ भारतीय किसानों के लिए एक थोपी गई प्रक्रिया थी। अधिकांश किसानों ने इसे बाध्यता के कारण अपनाया। यह बाध्यता थी कि भू राजस्व की अधिकतम दर और महाजनी कर्ज को अदा करने की बाध्यता, यानी उन्हें कर्ज देने थे, कर्ज चुकाने थे महाजनों के और टैक्स भी चुकाना था। चूँकि इसका लाभ किसानों को नहीं बल्कि व्यापारिक महाजनों को मिला, इसलिए उल्टा इसने किसानों के बीच गरीबी और अकाल, भुखमरी, ऋणग्रस्तता को जन्म दिया। अब गरीबी क्या है? तो भू राजस्व की दर के दबाव के कारण प्रत्येक व्यक्ति आय की गिरावट, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो आय थी वो गिर गई और व्यापारिक खेती से अधिकांश निवेश से कम लाभ मिलने के कारण ग्रामीण गरीबी आम घटना बन गई। गरीबी तो सबकी आम घटना बन गई। अकाल हुआ। नगदी फसलों की खेती के कारण मोटे अनाजों के उत्पादन को धक्का लगा, मोटे अनाज नहीं उग पाए, जिसके कारण भुखमरी की घटना बढ़ गई। फिर ग्रामीण ऋणग्रस्तता। नगदी फसलों की खेती में अधिक निवेश की जरूरत थी और इसके लिए किसानों ने महाजनी कर्ज लेना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ अपेक्षाकृत लाभ किसानों को नहीं मिला, अतः महाजनी कर्ज को चुकाने में असमर्थ हुए और कर्ज में फंस गए। तो परीक्षण कीजिए कि औपनिवेशिक भारत में पारंपरिक कारीगरी उद्योग के पतन ने किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपंग बना दिया। तो 18वीं सदी तक भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि और कारीगरी उद्योग के उचित संतुलन पर आधारित थी। भारत एक समृद्ध कृषि के आधार के साथ साथ भारतीय कारीगरी उद्योगों के लिए एक बड़ा निर्यात बाजार भी था। मतलब कारीगरी भी करता था, तो कारीगर की जो वस्तुएं निकलती थी उसको वो बेच देता था। यही वजह है कि भारत में अर्थव्यवस्था समृद्ध अर्थव्यवस्था थी। फिर भारत में कारीगरी उद्योग और दस्तकारी दो समूहों में विभाजित था। कारीगरी करते थे और दस्तकारी, मतलब नगरीय दस्तकारी, यानी यह विश्व मानक स्तर पर उत्पादन करते थे। तो नगरीय दस्तकारी यानी नगर में रहते थे जो लोग, वो विश्व में बिकने वाली वस्तुओं को निर्माण करते थे। भारत में सूती वस्त्र उद्योग, मलमल उद्योग, रेशम उद्योग, लोहा उद्योग, ये सभी विश्व प्रसिद्ध थे। नगरीय दस्तकारी में श्रम की जरूरत को पूरा करने के लिए ग्रामीण शिल्प
शिल्पियों को लाया जाता था, नगर की ओर जाते थे वो और शिल्प का काम करते थे, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी फायदा होता था इससे। ग्रामीण दस्तकारी, यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, निम्नलिखित फायदा था। यानी ग्रामीण शिल्पी अतिरिक्त समय में नगरीय दस्तकारी के रूप में कार्य करते थे। तो जब उनके पास टाइम होता था तो वो दस्तकारी का काम कर लेते। किसान खेती से बचे हुए समय में कारीगरी उत्पादन में लग जाते थे। महिलाएं भी सूत की कटाई बुनाई करती थी। परंतु ब्रिटिश व्यापार और औद्योगिक नीति के परिणाम स्वरूप ग्रामीण और नगरीय दोनों का पतन हो गया। दस्तकारी जो थी ग्रामीण और नगरीय दोनों का पतन हो गया। इसके कारण न केवल किसान अतिरिक्त आमदनी से वंचित हो गए, तो किसान आमदनी से वंचित हो गए, और बल्कि आधुनिक उद्योगों की स्थापना न होने के कारण कारीगर, अब आधुनिक उद्योग भी यहाँ नहीं लगे तो कारीगर और कृषि की ओर मुड़ गए। अब कारीगर क्या करते, उनका व्यवसाय वही था, तो वो कृषि की ओर मुड़ गए, और कृषक जनसंख्या का अधिकार बढ़ गया। यानी कृषि पे जनसंख्या अधिक लोग निर्भर रहने लगे। अब है क्वेश्चन, यूरोप के विपरीत जहाँ रेल सामाजिक नीति कैसी थी, सामाजिक नीति देख लेते हैं। तो औद्योगिक समाज केवल संबंधित देश की अर्थव्यवस्था का दोहन नहीं करती। समाज में क्या होता है, सामाजिक नीति, तो औद्योगिक जो सरकार, औपनिवेशिक सरकार होती है, केवल देश की अर्थव्यवस्था का दोहन नहीं करती बल्कि समाज और संस्कृति को भी प्रभावित करती है। वहाँ के समाज को उस दिशा में बदल देगी अपने अनुसार, और वहाँ की संस्कृति को भी प्रभावित करेगी। तो ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद ने भारत की सामाजिक संरचना में सुधार, परिवर्तन, बदलाव ला दिए। इसके पीछे का उद्देश्य सुधार और परिवर्तन के पश्चात भारत की ब्रिटिश विनिर्माण वस्तुओं के बेहतर बाजार की भूमिका निभाएंगी। यानी उनका सुधार करेंगे तो वो बेहतर बाजार के रूप में निकल कर आएंगे, ये लक्ष्य था उनका। तो उन्होंने, ब्रिटिश का विश्वास था कि समाज सुधार के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज परंपरागत ढांचे से बाहर निकलकर अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार करेगा, और फिर अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को ऐसे वर्ग को जन्म देगी। अंग्रेजी शिक्षा ऐसे भारतीयों को मतलब उत्पन्न होंगे जो जिसकी रुचि ब्रिटिश वस्तुओं में होगी। इसके अतिरिक्त समाज सुधार के पीछे दूसरा कारक ब्रिटिश चिंतकों के प्रभाव को माना जाता है। ब्रिटिश उदारवादी चिंतक भारत में सुधार, परिवर्तन की मांग कर रहे थे। तो ब्रिटिश जो उदारवादी चिंतक थे वो भारत में सुधार की मांग कर रहे थे कि भारत की स्थिति सुधारनी चाहिए, कर रहे थे, तथा भारत को सभ्य बनाने का दावा कर रहे थे। जैसे सती प्रथा उन्मूलन 1829-30 में हुआ, शिशु हत्या को रोकने के कानून और 1830 के दशक में कड़ाई से लागू किए गए, यानी शिशु की हत्या न की जाए। 1843 में दास प्रथा उन्मूलन को कानून, यानी दास ना बनाया जाए। 56 में विधवा पुनर्विवाह कानून, यानी पुनर्विवाह किया जाए। तो ये उदारवादी लोग ऐसा कर रहे थे। तो सांस्कृतिक नीति इनकी क्या थी, संस्कृति में परिवर्तन, सामाजिक नीति थी, अब ये सांस्कृतिक नीति है। तो मैकाले शिक्षा पद्धति, अंग्रेजी शिक्षा अथवा मैकाले शिक्षा पद्धति आई इसमें। शिक्षा के क्षेत्र में प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद क्या है, तो प्राच्यवाद जो पहले प्रशंसा कर रहे थे वो पश्चातवाद आएगा। तो शिक्षा का आधार क्या होगा, यानी शिक्षा का माध्यम क्या होगा। तो प्रथम मुद्दे पर कोई बड़ा विवाद नहीं था बल्कि दूसरे मुद्दे का विवाद बना हुआ था। उस समय बंगाल लोक शिक्षा समिति 2 गुटों में बटी थी, यानी बंगाल की जो शिक्षा समिति थी वो 2 गुटों में बटी थी। एक थी प्राच्यवादी एवं पाश्चात्यवादी, प्राच्यवादी और पश्चातवादियों में बटी थी। प्राच्यवादी चाहते थे कि भारतीयों को उनकी क्लासिकल भाषा में शिक्षा दी जाए, यानी उन्हीं की भाषा में शिक्षा दी जाए। वे पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा को अस्वीकार करेंगे। वे भी तभी वे मतलब पश्चिम ज्ञान शिक्षा को स्वीकार करेंगे जब उनकी भाषा में, यानी उन्हें शिक्षा दी जाए। दूसरी तरफ पश्चिमी अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देने के पक्षधर थे। लॉर्ड मैकाले बंगाल और लोक शिक्षा समिति के अध्यक्ष बने, तो बंगाल के लोक शिक्षा समिति के अध्यक्ष बने थे। और तो स्वाभाविक रूप से जीत पाश्चात्यवादियों की हो गई और 1835 को लॉर्ड मैकाले शिक्षा नीति जारी की गई। विप्रेशन की अवधारणा,
और उनकी पश्चातवादी शिक्षा लागू हो गई। इसमें प्रिपरेशन की अवधारणा है कि ब्रिटिश एक बड़ी जनसंख्या को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते, इसलिए मैकाले ने एक जोर योजना बनाई कि पहले मुट्ठी भर भारतीयों को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्रदान करेंगे और फिर ये भारतीय भाषा उन्हें शेष भारतीयों तक पहुंचाएंगे, परंतु ये योजना सफल नहीं हुई। मैकाले शिक्षा लागू करने के उद्देश्य क्या थे? तो विनिर्माण वस्तुओं के बाजार प्राप्त करना। तो विनिर्माण वस्तुएं जो ब्रिटेन में उत्पन्न हो रही थी उसके लिए भारत में बाजार तैयार करना। फिर भारतीयों को निम्न सरकारी पद, भारत के जो छोटे सरकारी पद हैं उन पर नियुक्ति की योग्य बनाना। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होगा। इससे भारत में ब्रिटिश शासन के लिए एक समर्थक वर्ग तैयार करना, यानी भारत वाले उनको नौकरी मिलेगी उनसे, तो भारत के समर्थन में काम करेंगे। मैकाले शिक्षा पद्धति की दुष्परिणाम तो जन शिक्षा ध्वस्त हो गई। जो भारत में पहले से जन शिक्षा चल रही थी वो ध्वस्त हो गई। इसके कारण सभी प्रकार के मौलिक ज्ञान ब्रिटेन में विकसित किए जाते थे, यानी मौलिक जो ज्ञान है उसे ब्रिटेन में विकसित किए जाते। भारत के केवल नकल करने की अपेक्षा की जाती थी कि नकल करो। भारत को आर्थिक और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा के बजाय साहित्य दर्शन की शिक्षा अधिक दी गई, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा नहीं दी गई उतनी। मैकाले शिक्षा पद्धति के कारण भारत और इंडिया में विभाजन बना रहा कि भारत है या इंडिया है। तो योगदान क्या है? तो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भारतीय बुद्धिजीवियों का एक वर्ग जो है पश्चात विचार के संपर्क में आएगा, पश्चात की विचारधारा को समझेगा और इस कारण भारत में राष्ट्रवाद को प्रेरणा मिलेगी। अंग्रेजी भाषा के कारण भारत 1990 के दशक में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। तो 1990 में भारत भी कंप्यूटर में आगे बढ़ेगा। उदारवाद और उपयोगितावाद क्या है? तो समानताएं क्या हैं? उदारवाद लोगों की जो उदारवादी काम करना चाहते थे और उपयोगितावादी जो भारत का उपयोग करना चाहते थे बाजार के रूप में। तो दोनों ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की उपज थे, यानी औद्योगिक क्रांति के कारण दोनों उपजे थे और वे दोनों पश्चातवादी विचारधारा के मुख्य प्रबल आलोचक थे। उनका कहना था कि पश्चातवादियों ने भारत की अनुचित प्रशंसा कर दी है। तो उन्होंने इस तरह से कहा कि उन्होंने भारतीय में मतलब प्रशंसा कर दी है। दोनों यही मान रहे थे। दोनों ने भारतीय अतीत और संस्कृति पर हमला करते हुए भारतीयों को असभ्य और बर्बर और भारतीय समाज को पतनशील करार दिया, यानी जो सुधार करने आए थे वास्तव में उन्होंने भी ऐसे ही कहा और जो लाभ कमाने के लिए आए थे उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा देनी थी तो वो भी यही कह रहे थे कि भारत असभ्य है, बर्बर है और संस्कृति पर हमला करते हुए पतनशील करार दिया। उन्होंने भारत को सभ्य बनाने, दोनों ही भारत को सभ्य बनाने के लिए लड़ रहे हैं, तो सभ्य बनाने के लिए तथा विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए भारत में कठोर ब्रिटिश शासन औचित्य सिद्ध किया। दोनों में अंतर क्या है? तो उदारवादियों का मानना है कि यदि भी भारत इस समय पतन के दौर से गुजर रहा है, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश राजनीति संस्थाओं के माध्यम से भारत को विकास के रास्ते पर ले जाया जा सकता है, यानी भारत भी विकास कर सकता है। तो भारत में इस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व लॉर्ड मैकाले और टेवनियर कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जेरमी बेंथम उपयोगितावादी यानी उपयोग कर रहे थे, अपने उपयोग के लिए। उन्होंने उदारवादी मत को नकारते हुए कहा कि भारतीय अपने आप प्रगति नहीं कर सकते, इसके लिए भारत में ब्रिटिश सरकार को एक स्कूल मास्टर की भूमिका निभानी चाहिए और विधि निर्माण के माध्यम से भारत में विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। फिर है उदारवादियों का मानना था कि विकास के मार्ग पर बढ़ते हुए एक ऐसा समय आएगा जब भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उपयोगितावादी जो थे वो कहते इसका मत उन्होंने खारिज करते हुए कहा कि ब्रिटेन को हमेशा भारतीयों की ओर से भारत के विकास के लिए काम करना है, हमेशा ब्रिटेन ही काम करेगा इनके विकास के लिए। उसका यह कहना था कि भारतीयों को स्वतंत्र नहीं किया जैसा बल्कि सुख की जरूरत उन्हें है। तो ब्रिटेन उन्हें स्वतंत्रता की जरूरत नहीं है बल्कि उन्हें सुख की जरूरत है जो एक प्रभावशाली सरकार ही प्रदान कर सकती है, इसलिए ब्रिटिश सरकार उसे सुख दे सकती है।
फिर उदारवादियों का मानना था कि उदारवादी थे, उनका मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारतीयों को सभ्य बनाना होना चाहिए, अर्थात उन्हें भारत को सभ्य बनाने के ब्रिटिश मिशन की वकालत की। लेकिन उपयोगितावादी थे, उन्होंने मत को खारिज करते हुए कहा कि भारतीय सभ्य बन ही नहीं सकते। तो इस तरह से इनके बीच ये थे। तो ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद जो है, ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद ने भारतीय अर्थव्यवस्था के दोहन नहीं किया, अपितु भारतीय समाज एवं संस्कृति के क्षेत्र में परिवर्तन की दिशा तय कर दी। इस पर टिप्पणी करना है कि उसने भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहन नहीं किया, बल्कि उसका समाज और संस्कृति में परिवर्तन कर दिया। तो 19वीं सदी में ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद ने भारत के संदर्भ में ब्रिटिश नीति को दिशा दी। उसने भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारतीय समाज संस्कृति पर भी अपना प्रभाव छोड़ा। ब्रिटिश नीति का उद्देश्य रहा था कि ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद के हित में भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहन करना। तो पूंजीवाद के हित में अपना अर्थव्यवस्था का दोहन करना उसका उद्देश्य था, और भारत में विनिर्माण वस्तुओं के आयातक को कच्चे माल के निर्यातक के रूप में परिवर्तित करने। परंतु चूंकि उपनिवेशवाद समाज और संस्कृति पर भी अपना प्रभाव छोड़ता है, तो समाज पर भी प्रभाव छोड़ा उसने और संस्कृति पर, इसीलिए ब्रिटिश कंपनी सामाजिक सांस्कृतिक और क्षेत्र के सुधार के लिए क्षेत्र सुधार के लिए पहल की। इसका मुख्य उद्देश्य रहा था भारत को ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार, भारत का जो ब्रिटिश है तो ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में विकसित करना। दूसरी तरफ सुधार के लिए दबाव ब्रिटिश उदारवादी उपयोगितावादी चिंतकों की ओर से भी बना हुआ था, इसलिए इस संदर्भ में निम्नलिखित कदम उठाए गए। समाज सुधार के लिए विभिन्न विधि निर्माण, समाज के लिए सुधार के लिए विधि निर्माण किया गया, जैसे सती प्रथा उन्मूलन 1929, दास व्यवस्था उन्मूलन 1843, विधवा पुनर्विवाह 1956। तो ये विधियां बनाई गई थी। और फिर अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारत में सांस्कृतिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने का प्रयास किया गया। मैकाले शब्दों में एक ऐसा वर्ग को जन्म देना जो अपनी रुचि और दृष्टिकोण ब्रिटेन में हो, मतलब जिसका रुचि और दृष्टिकोण ब्रिटिश के हित में हो। इस प्रकार ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद ने भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ समाज और संस्कृति को भी परिवर्तित कर दिया था। तो ये परिवर्तन हो गया था। फिर आएगा 1813 का चार्टर एक्ट जो आया, तो उसमें क्या प्रावधान थे, तो 1813 का चार्टर एक्ट, तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। तो इसमें व्यापार का जो एक अधिकार था, कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार, वो व्यापारिक एक अधिकार अब समाप्त कर दिया गया। और तो इसका अर्थ है कि ब्रिटेन के अन्य व्यापारों को भारत के व्यापार में छूट मिल गई। तो ब्रिटिश के और व्यापार अब यहाँ आने लगे। अब भी भारत में बिना रोक टोक उद्योगों का उत्पादन की बिक्री के लिए जा सकते थे, परंतु यह स्मरणीय है कि चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार पर कंपनी एक अधिकार बना रहा। तो चाय के व्यापार पर एक अधिकार बना रहा और चीन के साथ बना रहा। ब्रिटिश पूंजीपति इस बात के लिए दबाव बना रहा था कि सरकार भारत का प्रशासन अपने हाथ में ले, मतलब सरकार का करे, प्रशासन जो है वो अपने हाथ में ले। किंतु सरकार इस दायित्व के लिए तब तैयार नहीं थी, और इस चार्टर एक्ट के माध्यम से लगभग 20 वर्षों के लिए भारत के प्रशासन का दायित्व ब्रिटिश कंपनी के हाथ में छोड़ दिया गया। तो 20 वर्षों के लिए दायित्व दिया गया प्रशासन का। फिर ब्रिटिश उदारवादी चिंतकों के इस दावे को वैधता देने के लिए उनका उद्देश्य भारत में सभ्य बनाना है, यानी वो उदारवादी कह रहे थे कि भारत को सभ्य बनाना है। तो इसको देने के लिए उन्होंने भारत में वैज्ञानिक शिक्षा और साहित्य के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक आवंटन का प्रावधान किया। तो ये उदारवादी चिंतकों के उद्देश्य से हुआ था 1 लाख रुपए का वैज्ञानिक शिक्षा देने का। ईसाई मिशनरियों को भी लाइसेंस दिया गया, यानी धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई।
तो ये सारे 1813 के थे। फिर 1833 का चार्टर एक्ट आया। इस एक्ट के तहत बंगाल गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, इसलिए विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक बनेगा। इस चार्टर एक्ट के तहत विधि निर्माण के लिए एक विधि आयोग, तो विधि निर्माण की जाएगी, विधि आयोग बनेगा, स्थापना की गई। पहले विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति हुई थी। इस एक्ट में भारत के दास प्रथा उन्मूलन की बात की गई। इस आधार पर लॉर्ड एलन बरो के समय में 1843 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर दिया। फिर यह घोषणा की गई कि सरकारी सेवाओं में भारतीयों के साथ वर्ण, नस्ल, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो 1833 में किया गया था ये। फिर है 1853 का चार्टर एक्ट। भारत का प्रशासन ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत छोड़ दिया गया था, परंतु इसके लिए किसी प्रकार की समय सीमा निर्धारित नहीं थी। तो भारत का जो प्रशासन था वो ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत छोड़ दिया गया। ब्रिटिश कंपनी अब मतलब वो करने लगी थी 1853 के बाद से प्रशासन वही करेगी, किंतु समय पर उसका निर्धारण नहीं की उसके लिए परंतु इसके लिए किसी प्रकार की समय सीमा नहीं थी कि अब कितने समय के लिए दिया गया है। इस एक्ट के माध्यम से सिविल सेवा की नियुक्ति का आधार प्रतियोगी परीक्षाओं को बनाया गया, यानी सिविल सेवा की नियुक्ति के लिए अब एक परीक्षा होगी, परीक्षा को आधार बनाया गया। और डायरेक्टर की जो संख्या थी 24 से कम करके अब 18 कर दी गई। तो जो कंपनी की जो डायरेक्ट कर रहे थे 24 कर दी गई थी पहले, वो अब 18 कर दी गई फिर से। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे को इस बात की अनुमति दी गई कि वह नई प्रेसिडेंसी का निर्माण अथवा उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी को डायरेक्ट कर रहे थे तो नई प्रेसिडेंसी बना सकते थे वो अब, और सीमा भी परिवर्तित कर सकते थे। पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल की गठन की घोषणा की गई। तो इस तरह से ये रिवीजन था।